अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आई एम मोहम्मद आसिफ फरीद, योर बायोलॉजी ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट 1 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर 3 है जिसको हम बोलते हैं एंजाइम्स। और जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम, कि जो एंजाइम्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर है, तो 7-8 प्रॉपर्टीज जो हैं वो आपकी बुक में मेंशन की हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि एंजाइम जो है उनके कौन से फीचर्स हैं, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं या कौन से कैरेक्टर्स हैं एंजाइम के। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ लिखा है, जैसे कि हम जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन, यानी वो गोल होती हैं, वो ग्लोब की तरह प्रोटीन्स होती हैं। तो ये चैप्टर 2 के अंदर आपको याद होगा कि हमने प्रोटीन की बात की थी कि शेप्स के लिहाज से जो प्रोटीन है वो 2 तरह की होती हैं। एक प्रोटीन्स को हम बोलते हैं कि ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं और एक को हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स हैं। तो अगर हम एंजाइम्स की बात करें तो हमें अच्छे तरीके से याद रखना है कि जो एंजाइम्स हैं वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम द ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ये हमारा पहला पॉइंट है। नंबर 2 मैंने यहां लिखा है दे लोअर, ये कम करते हैं द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ आर एक्शन। तो आप जानते हैं कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बोलते हैं द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। तो एक केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है दैट इज कॉल्ड एज एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर हम सेकंड पॉइंट पे देखें तो दूसरा जो पॉइंट है सेकंड वाला वो आपको बता रहा है कि जो एंजाइम होगा वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। और आपने याद रखना है कि अगर एक रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी है अगर वो कम हो जाएगी तो उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, जो रिएक्शन जो है वो एक्सेलरेट कर जाएगा। तो हमारा सेकंड पॉइंट जो है वो क्लियर है कि दे लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी लीडिंग टू द एक्सेलरेटेड केमिकल रिएक्शन। द थर्ड जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है एंजाइम की वो है एंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन एक्शन। तो आपने याद रखना है कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक है अपने एक्शन में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा हमने कहा था कि जो एक एंजाइम होता है वो किसी एक सबस्ट्रेट पे ही काम कर सकता है। तो एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक है इन एक्शन में, यानी कि ये नहीं है, आप इसके बारे में ये कभी नहीं कहेंगे कि जो एक एंजाइम होता है ना वो हमारे पास कोई भी रिएक्शन कर पाएगा। तो आपने याद रखना है कि जो एक एंजाइम होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह का ही केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था जिसके अंदर हमने ये देखा है कि जो एंजाइम होता है दे आर स्पेसिफिक इन एक्शन। हमारा फोर्थ पॉइंट है, तो यहां मैंने लिखा है दे आर सेंसिटिव टू चेंजेस इन द पीएच एंड टेम्परेचर। आपके ज़हन में पहले से ये आ रहा होगा कि ह्यूमन के अंदर जो कोर बॉडी का टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो आपने याद रखना है कि अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, अगर हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो या पीएच को अगर आप छेड़ेंगे तो पीएच को डिस्टर्ब करने से और टेम्परेचर को चेंज करने से जो एंजाइम है उनकी सेंसिटिविटी जो है वो डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिखा है चैप्टर पॉइंट 4 के अंदर कि एंजाइम्स आर सेंसिटिव टू द चेंजेस इन द पीएच इन द टेम्परेचर। तो मैंने आपको बता दिया कि एक खास टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारी बॉडी के जो सारे एंजाइम होते हैं वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे अच्छा वर्क करते हैं। अगर आप 37 से बिलो कर देंगे टेम्परेचर तब भी प्रॉब्लम है एंजाइम के लिए, और अगर आप इस टेम्परेचर को 37 से अबव कर देंगे तब भी प्रॉब्लम है एंजाइम के लिए। ऐसे ही आपके पास पीएच है, लेकिन आपने याद रखना है कि जो हर एंजाइम होता है वो पीएच के लिहाज से डिफरेंट जो है वो उसका फंक्शन होता है। तो जो पीएच होती है वो हर एंजाइम की अपनी डिफरेंट होती है वर्क करने के लिए। जैसे जो पेप्सिन है वो एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर काम करेगा, लो पीएच पे काम करेगा। जो पैंक्रियाज के एंजाइम है वो हाई पीएच पे काम करते हैं। तो इट वेरीज फ्रॉम एंजाइम टू एंजाइम। जो आपका 5वां पॉइंट है दे एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे मैंने पहले आपसे कहा कि एक्टिवेशन एनर्जी को लो होने से जो उसको लो होगी आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी, उसकी वजह से रिएक्शन जो है वो एंजाइम की स्पीड बढ़ जाएगी उस रिएक्शन की। तो ये आपका 5वां पॉइंट है कि ये जो है वो एक्सेलरेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। अगर हम छठे पॉइंट पे जाएं तो जो 6 पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास स्मॉल अमाउंट में जो एंजाइम होते हैं वो इनफ होते हैं केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए। तो आपने याद रखना है कि शुरू के अंदर हम ये बात कर चुके हैं कि जो एंजाइम जब काम करते हैं तो वो उसमें यूटिलाइज नहीं होते हैं। एंजाइम जो होते हैं वो काम जब करते हैं तो वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होंगे, रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगे,
क्योंकि एंजाइम जो है वो रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होंगे तो उनकी कम मिकदार ही काफी है, उनकी स्मॉल अमाउंट जो है वो एंजाइम की काफी रहेगी। तो वो मैंने यहां लिखा है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम इज इनफ टू कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा क्यों है, स्मॉल अमाउंट में ही क्यों काफी है? तो मैंने बता दिया आपको अभी, क्योंकि जो एंजाइम है दे कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, so that's why small amount of enzyme is enough for a chemical reaction। तो हमें पता लग गया कि एंजाइम जो हैं क्योंकि वो खत्म नहीं होते हैं, वो इस्तेमाल नहीं होते हैं रिएक्शन में, so that's why small amount के अंदर ही एंजाइम जो है वो काफी रहेंगे। 7th पॉइंट की अगर हम बात करें तो आपको यहां दिख रहा है देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो फॉर एग्जांपल आपने कोई तैयार करवानी है प्रोडक्ट और उस रिएक्शन के अंदर आप एंजाइम को यूज कर रहे हैं, तो हमें इस बात का डर बिल्कुल भी नहीं होगा कि एंजाइम के होने की वजह से जो प्रोडक्ट की नेचर है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि जो एंजाइम की प्रेजेंस है डज नॉट अफेक्ट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो हमारा 7 पॉइंट कवर हो गया कि जो एंजाइम की प्रेजेंस है उसके होने से हमें नेचर जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होगी, तो हमें उसकी परेशानी जो है बिल्कुल भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। जो 8 पॉइंट है हमारा कैरेक्टर ऑफ एंजाइम में, जो लास्ट पॉइंट है वो मैंने यहां लिखा है कि सम एंजाइम्स रिक्वायर कोफैक्टर फॉर प्रॉपर फंक्शन। आपको याद होगा आपका फर्स्ट लेक्चर था चैप्टर 3 का, मैंने आपको वहां पर सिखाया था कि जो आपके पास एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम जो है वो सोलली प्रोटीन से मिलके बने हैं, उसमें सिर्फ प्रोटीन है, और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जिनको जो है वो हमारे पास क्या चाहिए होता है, जिन एंजाइम को कोफैक्टर चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि व्हाट इज कोफैक्टर। तो मैंने आपको वहां पे सिखा चुका हूं, पहले हम बात कर चुके हैं कि जो कोफैक्टर है वो एक नॉन प्रोटीन पार्ट है जो हर एंजाइम को नहीं चाहिए, बल्कि सम एंजाइम को कोफैक्टर जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट है वो रिक्वायर है फॉर प्रॉपर फंक्शन। और मैंने आपको बताया था कि जो कोफैक्टर होता है 2 काम करता है। समटाइम जो है ये ब्रिज का काम करता है बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट, और समटाइम जो है ये केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करेगा टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। इस सारी बहस को मिला के हम ये बात कह सकते हैं कि जो कुछ एंजाइम होते हैं सिर्फ उनको ही कोफैक्टर जो है उसकी नीड पड़ती है। तो ये जो आपका 8 पॉइंट था वो आपको ये बताया गया है इसके अंदर कि जो एंजाइम होते हैं, सम एंजाइम जो है इन्हें कोफैक्टर जो है वो चाहिए फॉर प्रॉपर फंक्शन खेलने के लिए। तो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो हमारा एक क्वेश्चन रहता है प्रीवियस लेक्चर में से, तो ये आपका एक डिफरेंस है एपो एंजाइम एंड होलो एंजाइम। तो अगर हम बात करें एपो एंजाइम की, तो मैंने आपको बताया है अभी कि कुछ एंजाइम जो हैं, जैसे आपने 8 पॉइंट में सीखा था कि जो कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर चाहिए है अपना काम करने के लिए। तो आप जानते हैं कि अगर ऐसा एंजाइम जिसको कोफैक्टर चाहिए है, अगर मैं कोफैक्टर ना दूं, अगर मैं एक एंजाइम से कोफैक्टर को रिमूव कर दूं, तो वो एंजाइम काम नहीं करेगा, उसे बोलेंगे एपो एंजाइम। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि व्हाट इज एपो एंजाइम। तो जो एपो एंजाइम है उसका मतलब यह है कि आप एक एंजाइम से क्या छीन रहे हैं, क्या रिमूव कर रहे हैं। तो अगर आप एक एंजाइम से कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे तो वो एंजाइम वर्क नहीं करेगा, वो एंजाइम हो जाएगा इनएक्टिव, तो इसको बोलेंगे एपो एंजाइम। वो मैंने यहां लिखा है कि एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड। तो अगर एक एंजाइम से आप कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे तो वो हो जाएगा इनएक्टिव एंजाइम और वो काम नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा कि जो कुछ एंजाइम है उनको लाजमन कोफैक्टर चाहिए है। हाँ, अगर हम ये सोचें कि ये जो एपो एंजाइम है इसको हम एक्टिव कैसे करेंगे, तो आपने याद रखना है कि जो एपो एंजाइम है इसके अंदर अगर आप कोफैक्टर की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे या कोफैक्टर को आप ऐड कर देंगे तो आपका जो एंजाइम वो एक्टिव हो जाएगा, और इसको बोलेंगे होलो एंजाइम। तो मैं कहना ही चाह रहा हूं कि अगर हमने एपो एंजाइम को होलो एंजाइम में कन्वर्ट करना है तो क्या चीज है जो हमें उसमें ऐड करनी पड़ेगी, दैट इज द कोफैक्टर। तो व्हाट इज होलो एंजाइम, तो एन एक्टिवेटेड एंजाइम। तो व्हाट इज होलो एंजाइम, तो जो होलो एंजाइम है उसके अंदर एन एक्टिवेटेड एंजाइम, एक एंजाइम जो कि एक्टिव हो गया है, वो एक्टिव एंजाइम किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, क्या चीजें उसके अंदर आती हैं। तो एन एक्टिवेटेड एंजाइम कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, यानी कि एंजाइम। तो पॉलीपेप्टाइड चेन एंजाइम को बोलते हैं, आप जानते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर होते हैं अमाइनो एसिड्स, और जो अमाइनो एसिड्स हैं उनमें पेप्टाइड बॉन्ड है।
क्योंकि एंजाइम प्रोटीन्स हैं तो एंजाइम के अंदर भी क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो इसे बोलेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। एंड नॉन प्रोटीन पार्ट इट इज प्रेजेंटिंग द कोफैक्टर। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर एक एंजाइम जो है, एक एक्टिवेटेड एंजाइम जो है, उसके अंदर पॉलीपेप्टाइड चेन भी हो, एंजाइम भी हो और साथ कोफैक्टर भी हो, तो क्या बोलेंगे उसको, होलो एंजाइम बोल देंगे, और ये एक एक्टिव जो है वो एंजाइम है। ठीक है, तो ये हमने डिफरेंस पढ़ा है एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या डिफरेंस। तो हमने सीखा एपो एंजाइम के अंदर क्या होगा, एपो एंजाइम के अंदर एक एंजाइम है जिसमें से आप कोफैक्टर को रिमूव कर देंगे तो वो एंजाइम हो जाएगा इनएक्टिव। अगर आप चाह रहे हैं कि आप एपो एंजाइम को होलो एंजाइम में चेंज कर दें, यानी कि आप एक्टिव कर दें, तो आपको उसके अंदर जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर ऐड करना पड़ेगा। तो आज हमने क्या सीखा, आज का हमारा टॉपिक था चैप्टर 3 आपके पास है एंजाइम का। हमने आज पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंजाइम। हमने सीखा कि जो एंजाइम्स होते हैं दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दे लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। मैंने आपको सिखाया कि जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो मिनिमम एनर्जी है रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। फिर हमने सीखा कि जो एंजाइम होते हैं वो स्पेसिफिक है एक्शन में, और फिर हमने सीखा कि जो एंजाइम होते हैं वो टेम्परेचर को लेके और पीएच को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो अगर हम बात करें एंजाइम की तो वो आपके पास क्या होते हैं, वो आपके पास पीएच को लेके और टेम्परेचर को लेके बड़े सेंसिटिव होते हैं। फिर हमने सीखा कि अगर आप पीएच को चेंज करेंगे एसिड बेस डाल के, या अगर आप टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो इससे एंजाइम जो उसकी वर्किंग डिस्टर्ब होती है। फिर सीखा हमने जो एंजाइम होते हैं वो एक्सेलरेट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। फिर हमने बात की कि स्मॉल अमाउंट के अंदर एंजाइम जो है वो काफी होते हैं, क्योंकि एंजाइम जो है उनको आप बार बार कंज्यूम कर सकते हैं, बार बार यूज कर सकते हैं। फिर सीखा आपने कि जब आप एंजाइम के जरिए काम करवा रहे होते हैं, एंजाइम के जरिए आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी फिक्र नहीं करनी पड़ती कि एंजाइम के होने की वजह से जो आपकी प्रोडक्ट है उसकी नेचर डिस्टर्ब होगी। तो जैसी प्रोडक्ट बननी थी वैसे ही बनेगी एंजाइम के साथ, तो आपको परेशानी जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। फिर आपने 8th पॉइंट देखा कि जो सम एंजाइम है उनको फंक्शन करने के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड हैं, और लेक्चर के लास्ट में हमने सीखा कि एपो एंजाइम और होलो एंजाइम में क्या डिफरेंस है। दैट वाज ऑल अबाउट माय लेक्चर। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।